नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सलीम और शबनम की लव स्टोरी के बारे में। दोस्तों ये कहानी उस पढ़ी लिखी प्रेमिका की है जिसने 5वीं फेल प्रेमी के लिए अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों ये बात है 15 अप्रैल 2008 की। रात 1 बजे शबनम अपने प्रेमी के साथ मिलकर 6 लोगों की हत्या कर चुकी थी। तभी 11 महीने के बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। शबनम फिर सलीम को फ़ोन लगाकर बोलती है, लेकिन सलीम आने से मना कर देता है। सलीम बोला कि मैं नहीं आऊँगा, तुम ही उस बच्चे को मार दो। और तब शबनम ने उस बच्चे का गला तब तक दबाए रखा जब तक कि वो मर नहीं गया। और अब शबनम ने 7वां खून कर दिया था। दोस्तों ये तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, वरना आप इन खतरनाक प्रेमी जोड़ों की यह घटना मिस कर दोगे। दोस्तों यह घटना है यूपी के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव की। दोस्तों बावनखेड़ी गांव में शबनम के पिता शौकत की बहुत ही ज़्यादा इज्जत थी, क्योंकि दोस्तों वो गांव में इकलौते व्यक्ति थे जो कि कॉलेज के प्रोफेसर थे। और दोस्तों किसी को भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी को भी कुछ भी पूछना होता तो वो शबनम के पापा के पास ही आते थे। दोस्तों शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग कर चुका था और एक भाई MBA कर चुका था। वहीं शबनम ने डबल MA किया था। एक बार उसने इंग्लिश से MA किया था और दूसरी बार भूगोल से MA किया था, यानी वो डबल MA कर चुकी थी। उसको भी पिता की तरह प्रोफेसर बनने का सपना था। तभी शबनम को प्यार हो गया। दोस्तों शबनम को ही अपने गांव के 5वीं फेल सलीम से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे से छिप छिप कर मिलने लगे। दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बना और फिर शबनम प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि इस बात का पता बहुत ही बाद में चला था। दोस्तों प्यार की बात शबनम के परिवार में पहुंची तो उसके पिता शौकत और उसके दोनों भाइयों ने मना कर दिया। शबनम ने सभी को मनाने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने मना कर दिया कि हम उससे शादी नहीं करेंगे, तुम उसको भूल जाओ। तुमने डबल MA कर रखा है और वो 5वीं फेल है, वो लड़का सही नहीं है, तुम्हें इससे अच्छा और बेहतर मिल जाएगा। लेकिन शबनम कहाँ मानने वाली थी। सलीम तो उसका लवर था और वो सलीम को भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों शबनम के सिर पर खून सवार हो गया। उसने मान लिया था कि परिवार को ख़त्म करके ही सलीम से शादी की जा सकती है और इसलिए उसने सलीम से जहर मंगवाया। सलीम ने 13 अप्रैल 2008 को रात को जहर खरीद कर शबनम को दे दिया। 14 अप्रैल की सुबह तक परिवार के सारे लोग घर पर ही थे, लेकिन दोपहर में दोनों भाई अपने अपने काम के लिए निकल गए। तभी शबनम अपने दोनों भाइयों को फ़ोन करके बोलती है कि वापस लौट आइए, कल चले जाइएगा। तभी दोनों भाई शबनम की बात मान लेते हैं और वो वापस आ जाते हैं। शबनम के घर में उसकी भाभी ने और उसकी मौसी की बेटी ने खाना बनाया। रात 9 बजे तक सभी घर वालों ने खाना खा लिया। तभी शबनम ने पूछा कि कौन कौन चाय पिएगा। तब सभी घर वालों ने हाँ कर दी कि हम सभी चाय पिएंगे। तब शबनम ने उबलती चाय के अंदर वो जहर की पुड़िया डाल दी। सबने चाय पी ली, लेकिन शबनम ने चाय नहीं पी। चाय पीने के बाद सभी घरवाले अपने अपने कमरे में चले गए, जहां उनका दम घुटने लगा और वो मरने लगे। लेकिन शबनम को जहर पर विश्वास नहीं था कि कहीं इससे ये मरे या ना मरे, तो उसने फिर फ़ोन करके सलीम को बुलाया। दोस्तों तभी सलीम एक कुल्हाड़ी लेकर उसके घर पर आ गया। शबनम के कहने पर उसने शबनम के पिता शौकत के ऊपर कुल्हाड़ी से उसके सीने पर वार किया। उसके बाद उसने उसकी माँ के ऊपर वार किया। उसके बाद दोनों भाइयों के ऊपर वार किया और फिर उसकी भाभी और उसकी मौसी की लड़की पर वार किया। ऐसे करके दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से उन सबको मार दिया। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर भाग गया और रास्ते में जाते वक्त उसने तालाब के अंदर उस कुल्हाड़ी को फेंक दिया। अब सलीम जा चुका था, लेकिन तभी उसके 11 माह के भतीजे की रोने की आवाज़ आने लगती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। तब शबनम जाकर देखती है कि उसका भतीजा जिंदा बच गया है और वो रो रहा है। तब शबनम फिर सलीम को फ़ोन लगाकर बोलती है कि वापस चले आओ, भतीजा अभी जिंदा है। क्योंकि सलीम भी बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, तो वो मना कर देता है कि अब मैं नहीं आ रहा हूँ, एक काम करो तुम ही उसको मार दो। और तब शबनम अपने ही 11 माह के भतीजे के गले को तब तक दबा के रखती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। और रात करीब 2 बजे शबनम दहाड़े मारकर रोने लगती है। तभी आसपास के सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और तब शबनम उनको बताती है कि घर में लुटेरे आ गए और उन्होंने सबको मार दिया, मैं बाथरूम में थी इसलिए बच गई। तभी गाँव के लोग देखते हैं अंदर कमरों में जाकर तो चारों तरफ लाशें ही पड़ी है। हर कमरे के अंदर लाशें पड़ी है और पूरे घर के अंदर खून ही खून हो रहा है। उनकी हत्या इतनी निर्गम तरीके से की गई थी कि कोई भी उनको देखता तो उनकी रूह कांप उठती। और पुलिस की पूछताछ पर अन्य लोग सबसे पहले कौन आया? दरवाजा खुले हुए थे? हाँ दरवाजा खुला हुआ था, मैं नहीं लग रहा था बस बाहर से। हाँ वो
कौन आया सबसे पहले, कौन आया यहाँ देखने के लिए? सबसे पहले मुझे ना पता नहीं चली? किसको बताई तुमने कि ऐसा हो गया? उठ नहीं रहे पापा? सामने ही आवाज लगाई थी। कहाँ पढ़ते हो आप? दोस्तों ये खबर इतनी बड़ी थी कि रात में ही लोकल थाने से लेकर जिला थाने से लेकर दिल्ली तक की पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। 10 थानों की पुलिस बामनखेड़ी गांव में पहुंच चुकी थी और पूरे गांव में हाहाकार मच गया था कि आखिर ये कैसे हो गया। पुलिस कुत्तों को लेकर पूरे गांव के चक्कर लगा रही थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले पूरे घर के अंदर सबूत इकट्ठा कर रहे थे। 7 लोगों की हत्या का मुद्दा 15 अप्रैल को सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। लेकिन मेरी आवाज सुन के फौरन उठ जाओ। अच्छा, पापा उठे नहीं जब आवाज लगाई? फिर कहाँ गई? मैंने पापा को देखा, फिर मैंने चिल्लाया सारे। हाँ, उसके बाद? उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती हेलीकॉप्टर के जरिए अमरोहा पहुंची और वो लगातार रो रही शबनम से मिली। शबनम के सिर पर हाथ रखकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही, क्योंकि मायावती 5 लाख का चेक देने का ऐलान पहले से ही कर चुकी थी। तभी इस घटना की जांच कर रहे इंस्पेक्टर ने मायावती के पीए से कहा कि शबनम को भी 5 लाख का चेक मत दीजिए, क्योंकि उनको शबनम के ऊपर शक था। उन्होंने कहा कि 24 या 48 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच आ जाए, उसके बाद मुआवजा दे दिया जाए। दोस्तों फिर अगले दिन 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। दोस्तों फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि किसी भी व्यक्ति ने मरने से पहले कुल्हाड़ी के वार से बचने के लिए कोई भी संघर्ष नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ही या तो जहर से मर गए थे या जहर की वजह से बेहोश थे। और इंस्पेक्टर आरसी गुप्ता को यह एक प्लस पॉइंट मिल गया कि सारे लोग बेहोश थे तो फिर शबनम कैसे होश में थी, क्योंकि दोस्तों उस वक्त हालात ऐसे थे कि तब शबनम से कुछ पूछा नहीं जा सकता था। इसलिए इंस्पेक्टर ने और भी सबूत खंगालने शुरू किए। शबनम ने रोते हुए बताया कि चोर छत के रास्ते से घर में घुसे थे, लेकिन ये उसकी बात तभी ही झूठी साबित हो गई, क्योंकि पुलिस वालों ने जब जाकर देखा तो छत का दरवाजा अंदर से बंद था और छत से जमीन की ऊंचाई भी 14 फीट थी। तो ऐसे में दीवार पर चढ़कर आना भी संभव नहीं था, क्योंकि दीवार भी प्लास्टर की थी, ईंट की नहीं थी कि ईंटों को पकड़कर चढ़ा जा सकता था। मान लो अगर बदमाश अपने साथ सीढ़ी लेकर आते भी सही, तो वो वापस सीढ़ी लेकर क्यों जाते। इंस्पेक्टर आरसी गुप्ता की नज़र में शबनम गुनहगार और ज़्यादा बन गई। तभी गांव के किसी व्यक्ति ने बताया कि सलीम को उठा लीजिए, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। इंस्पेक्टर आरसी गुप्ता सलीम को उठाने ही वाले थे, तभी उनको पता चला कि सलीम से एक दिन पहले ही पूछताछ हो चुकी थी और पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी थी। इंस्पेक्टर ने फिर 17 अप्रैल को सलीम को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया और इस बार सख्ती से सलीम से पूछताछ की गई। सख्ती से पूछने पर सलीम टूट गया और वो रोते हुए उसने सारी चीज़ें बता दी और सबूत के तौर पर उसने जिस कुल्हाड़ी से हत्या की थी उसके बारे में भी बताया कि उसने वो कुल्हाड़ी तालाब में फेंक दी और पुलिस ने उस कुल्हाड़ी को भी ले लिया। दोस्तों निब्बा की फाइल तो निपट चुकी थी, अब बारी थी निब्बी की, यानी शबनम की। फिर शबनम से पूछताछ की गई तो वो हत्या में शामिल होने से मना करती रही कि मैं इस हत्या में शामिल नहीं थी, मैंने ये खून नहीं किया। लेकिन सलीम ने बता दिया कि मैंने सब कुछ बता दिया है इनको, तुम भी जुर्म स्वीकार कर लो। और तब शबनम भी रोने लगती है और सारी चीज़ें बता देती कि हम दोनों ने मिलकर ये हत्या की है। इस तरह यह केस सुलझ जाता है। हालांकि इसके पहले पुलिस ने शबनम की कॉल डिटेल भी निकलवा ली थी। हत्या की रात उसने सलीम से ही बात की थी और पूरे महीने के अंदर उसने 55 बार सलीम से बात की थी, लेकिन पुलिस को आरोपी से ही सच उगलवाना था, इसलिए वो शबनम से पूछताछ कर रहे थे। दोस्तों इस तरह पूरा केस पानी की तरह सुलझ गया और अमरोहा जिले की कोर्ट ने 3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई। जज एस.ए. हुसैनी ने कहा कि इससे जघन्य कत्लेआम और कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया। दोस्तों सलीम और शबनम को माफ़ी की उम्मीद थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां भी फांसी बरकरार रखी गई। दोस्तों शबनम और सलीम ने अपने सारे कानूनी दाव आजमा लिए, लेकिन कहीं से भी उनको कोई हमदर्दी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पिछले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी दया याचिका भेजी, लेकिन राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिका खारिज कर दी और उनकी फांसी बरकरार रखी। शबनम के वकील सहर नकवी ने यूपी की गवर्नर आनंदीबेन को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय इतिहास में अभी तक किसी भी महिला को फांसी नहीं हुई है। अगर शबनम को फांसी हुई तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी, इसलिए शबनम की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए।
गवर्नर ने इस मामले को यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया और जहां से अभी तक कोई फैसला नहीं आया। दोस्तों सलीम प्रयागराज की नैनी में और शबनम रामपुर जेल के अंदर बंद है। दोस्तों अप्रैल 2008 में जब यह घटना हुई तब शबनम 2 माह की गर्भवती थी। जेल में बेटा पैदा हुआ और करीब 6 साल तक वह जेल में ही रहा, लेकिन इसके बाद सेपी नाम के पत्रकार ने और उसकी पत्नी ने उस बच्चे को गोद ले लिया। दोस्तों पत्रकार ये वही सेपी है जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे तो शबनम उसको पढ़ने के लिए पैसे देती थी, इसलिए उसने शबनम के बच्चे को गोद ले लिया। दोस्तों शबनम का बेटा ताज और बिट्टू अब 14 साल का हो गया है। दोस्तों पत्रकार सेपी कहते हैं कि वो आज तक बिट्टू को उसकी माँ के गाँव लेकर नहीं गए और यहाँ तक कि वो अमरोहा जिले में भी बिट्टू को अभी तक लेके नहीं गए। दोस्तों फिलहाल इस वक्त की स्थिति अलग है। बामनखेड़ा गांव भी पूरी तरीके से बदल चुका है और वहां के लोग भी शबनम और सलीम को याद नहीं करना चाहते और यही कारण है दोस्तों कि पिछले 15 साल में बामनखेड़ी गांव और उसके आसपास के 4-5 गांवों में पैदा होने वाली लड़की का नाम शबनम नहीं रखा गया। दोस्तों ये थी इन दोनों निब्बा निब्बी की कहानी। दोस्तों निब्बी शबनम ने अपने ही परिवार को मार दिया। सिर्फ उस 5वीं फेल सलीम के लिए उसने अपने पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से मार दिया और यहाँ तक कि उसने अपने 11 महीने के सगे भतीजे को भी नहीं बख्शा, उसको भी मार दिया। दोस्तों ये कोई प्रेम तो नहीं हो सकता, ये कोई प्यार तो नहीं हो सकता। दोस्तों ये निब्बा निब्बी प्रेम के नाम पर कलंक है। कोई भी व्यक्ति अपने ही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और ये सवाल मेरे मन में बहुत ज़्यादा खटक रहा है। आखिर पढ़ी लिखी लड़की यानी उसने डबल MA किया हुआ था और अपने पूरे परिवार को मार दिया और उसका पूरा परिवार भी ग्रेजुएट था और ऐसे परिवार की निर्गम हत्या उसने कैसे कर दी। आखिर कोई व्यक्ति इतना कैसे स्वार्थी हो सकता है अपने प्रेम के लिए? अगर प्रेम था भी सही तो उसके लिए दूसरे बहुत सारे ऑप्शन थे, हत्या ही एक ऑप्शन तो नहीं था। दोस्तों कुछ भी हो लेकिन ये प्यार तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दोस्तों आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है इन निब्बा निब्बी के लिए कमेंट जरूर करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस घटना के लिए आप कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर भी जरूर करना ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना हो। और दोस्तों इन निब्बा निब्बी की स्टोरी में इमोशनल होकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। हम मिलते हैं किसी और मिस्ट्री में किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।